आज की ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि इस बैठक में हमने सामान्य आम जन को आमंत्रित नहीं किया है। इसमें आप वो लोग हैं जो हम सब की 4 साल की मेहनत का परिणाम है। हमारे बीच में पूज्य स्वामी कैवल्य जी बैठे हैं, डॉक्टर टिम्बड़िया जी हैं और हमारे अन्य बंधु जिनके चेहरे में देख रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इन 3-4 वर्षों में बहुत परिश्रम और मेहनत करके महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी की पूरी टीम पूरे प्रदेश में जिन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया है, उसका परिणाम जो आंकड़े मुझे दिए गए हैं हमारे प्राकृतिक खेती मिशन के अधिकारियों के द्वारा, लगभग 8.5 लाख किसान इस समय प्रदेश में ऐसे हो चुके हैं जो अपने खेतों में कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब हमने बहुत गंभीरता से इस काम को आगे बढ़ाना है, इसलिए आप बुलाए हैं। और आदरणीय टी विजय कुमार जी को हमने आंध्र प्रदेश से इसी मिशन के लिए बुलाया कि आप अपना वो मॉडल दें जिसको अपनाकर आपने 8-10 लाख किसान आंध्र प्रदेश में खड़े किए हैं। तो अब हम दोनों प्रदेश मिलके एक दूसरे के सहयोगी बनकर हम इस मिशन को और गति प्रदान करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं वो आपने सुना है। ये निश्चित है कि आने वाला समय रासायनिक खेती का नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम आप सब अपने सामने देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बैठक में, वहाँ नीति आयोग में किसी साइंटिस्ट ने एक बात कही कि यूएनओ में एक विचार आया रिसर्च के बाद कि ऐसे ही रासायनिक खेती होती रही, जो साहब ने भी अभी बताया है, तो अगले 40-50 साल में सारी धरती ऐसी हो जाएगी जैसे घर के फर्श होते हैं, कुछ भी पैदा नहीं होगा। और उसका प्रमाण है हमारे साथ। अभी आपने आंकड़े दिए हैं, 70 के दशक में 1 हेक्टेयर में 30 किलो नाइट्रोजन यूरिया डीएपी पड़ता था, और इस समय कितने गुना हो गया? 13 केजी से 130 केजी पे चला गया। ये आंकड़े आपने अभी दिया हमारे बीच में, और ये आंकड़े घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। अभी पिछले दिनों मनसुख मांडविया जी, जो हमारे उर्वरक मंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री भी, मैं उनको कई बार मजाक करता हूँ, आपको दोनों विभाग बहुत बढ़िया दिए हैं। एक तरफ उर्वरक खिला के बीमार करो, फिर अस्पताल में जाके इलाज करवाओ। दोनों कार्यक्रम बेचारे, लेकिन वो इतने भले और सज्जन आदमी हैं। वो जब भी मिलते हैं तो उनका एक ही विषय रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े चिंतित हैं, भारत के लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया हो, किसान खुशहाल हों, धरती माता बचे, गौ माता बचे, पर्यावरण बचे, पानी बचे। और हम इस मिशन पे लग रहे हैं कि किसी ढंग से ये यूरिया डीएपी की खपत कम हो। और अब उन्होंने एक, आप सब की जानकारी के लिए, एक स्कीम दी है भारत सरकार ने
कि आप जितना यूरिया डीएपी बंद करोगे, जितना पैसा उसका बनता है उसका 50% हम यूं ही आपको दे देंगे। अब भारत सरकार ने ये नियम बना दिया है, एक नई नीति बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम जितना यूरिया डीएपी की खपत बढ़, यानी कि इस समय गुजरात में 12,000 करोड़ का यूरिया डीएपी एक साल में खपत होती है। 12,000 करोड़, कितना बड़ा अमाउंट है। यदि हम इससे मुक्ति पाते तो 6,000 करोड़ हमें यूं ही मिल जाएगा, जो आप खेडूत के कल्याण में वो काम आएगा। एक इस दिशा में भी काम चल रहा है। तो मैं जो आपसे निवेदन करने लगा हूं, साहब ने वो बात प्रैक्टिकल बताई है कि प्राकृतिक खेती जहां पानी का अभाव वहां भी कामयाब है, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाती है और इसमें उत्पादन की कमी नहीं है। आप में ऐसी बात का बहुत खेडूत समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं खुद खेडूत हूं, मैं खुद खेती करता हूं। मैंने प्रैक्टिकल अपने खेती में अनुभव किया है। यदि प्राकृतिक खेती करते हुए किसी व्यक्ति की पैदावार उत्पादन कम होता है तो वो गलती हमारी है, प्राकृतिक खेती की नहीं है। संस्कृत में एक उक्ति आती है, दिवा उल्लू को न पश्यति सूर्य से किम दोषणम। उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो सूर्य का कोई दोष नहीं है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सूर्य का थोड़ा ही दोष है, वो तो निकला हुआ, उसी को ना दिखाई दे तो क्या है। तो प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, गड़बड़ हुई है। आपने इसके सारे सिद्धांतों का पालन नहीं किया। साहब ने बार बार उस बात को आपके बीच में रखा। हम गलती क्या करते हैं, बोते हैं तो बीज को बीजामृत से संस्कारित नहीं करते, धरती जुताई बोने से पहले उसमें घन जीवामृत सही ढंग से नहीं डालते, और फिर पानी के साथ कितना जीवामृत डालना है उसका अनुपात ठीक नहीं होगा। 15 दिन के बाद हर फसल में जीवामृत का स्प्रे करें, उसका पालन ना हो। आच्छादन धरती को ना ढके तो वापसा का निर्माण ही नहीं होगा, तो उसमें गुणवत्ता और पानी पीने की क्षमता, मतलब कम पानी लेगी, ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो पाती। और एक समय अनेक फसलों का उत्पादन लेना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अक्सर बड़ा प्रदेश से दूर जाता हूँ तो हेलीकॉप्टर से मैं कई बार जाता हूँ ना, तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान की बात कही, शहरों में तो हम करते नहीं, गांव में भी नहीं होता, लेकिन आप सबके खेतों में पूर्ण स्वच्छता अभियान होता है। इतना स्वच्छता अभियान, ऊपर से इतनी गजब की आपकी वो लाइन लगती है, कहीं कुछ भी तिनका नहीं दिखाई देता खेत में, और जहां पेड़ है पौधा तो पौधा, बाकी धरती ऐसे दिखाई देती जैसे फर्श दिखाई देता है। लेकिन प्राकृतिक कृषि के ये कतई खिलाफ है। धरती के ऊपर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। यदि सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ेगी तो उसका तापमान बढ़कर के ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाएगा और वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा, और वो ऑर्गेनिक कार्बन आपकी भूमि की ताकत है, वो धरती बंजर होगी। अक्सर क्या करते हैं जैविक खेती में और रासायनिक खेती में, जब गर्मी आती ना, लूएं चलती हैं, मई जून का महीना, उस समय जुताई पर चढ़ते हो आप ट्रैक्टर पे और सारी धरती को उखाड़ फेंकते हो, आया ना? ऐसा ही होता ना? और कहते हैं अब इसको पूरा उखाड़ दो, इसमें सूर्य की धूप लगेगी और इसमें और भी कई कीट पतंग इसके होंगे, मर जाएंगे, ऐसा बताते हैं।
लेकिन ऐसा करना कतई प्राकृतिक खेती का विरोध है। उदाहरण के लिए मैं बहुत उदाहरण आपके बीच में देता हूं। जंगल में गए, बोलो ना, जंगल में बताओ जुताई कौन करता है? जंगल में सारी धरती ढकी होती है कि नहीं? और जंगल में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, असंख्य हैं। और उन पौधों को ना कोई यूरिया देता, न डीएपी देता, न कीटनाशक छिड़कता, न पानी देने जाता वहां कोई। लेकिन समय आने पर जंगल का पेड़ फलों से लद जाता है और जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो और उसको प्रयोगशाला लेबोरेटरी में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। भाई और बहनों, जब जंगल में प्रकृति ये नियम स्वतः ही प्रदान करती है तो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। इसको आपने समझने की आवश्यकता है। धरती जंगल की मिट्टी को आप लैब में ले जाओ, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% आपको मिलेगा। और आपने अपनी धरती को, जो 70 के दशक में 2 से 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन पूरे देश की धरती का था, अब पिछले साल की रिपोर्ट है कि पूरे देश की धरती रासायनिक खादों के प्रयोग से 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ चुकी है। और यहाँ जो साइंटिस्ट बैठे बंधु, उनसे पूछो, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो धरती बंजर हो चुकी है। होगी नहीं, हो चुकी है। अब भारत में जो धरती हम लिए बैठे हैं, इस 60 के दशक से अब तक रासायनिक डाल डाल करके हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बंजर भूमि की बढ़िया व्यवस्था कर दी है। समझ में आई बात? और इसका प्रमाण वो साहब ने दे दिया। उस समय 30 किलो यूरिया लगता था, अब 130 किलो लगता है। बंजर है तभी बढ़ा ना ये, और ये और बढ़ेगा। मनसुख मांडविया जी कह रहे हैं कि 5% यूरिया प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? धरती पैदावार देती नहीं। आप जबरदस्ती लेने के लिए ज्यादा यूरिया, ज्यादा डीएपी ये डालना पड़ता है। ऐसा ही हो रहा है ना। और इसका परिणाम क्या है? भारत सरकार, ये तो बड़ी कृपा है हमारे पे, 2,500-3 हजार रुपया एक बैग पे सब्सिडी दे रही है। ये तो हमें जो रेट मिलता है तो सब्सिडी पे है, और ये भी हम खरीदते हैं। 2 से 2.5 लाख करोड़ का यूरिया डीएपी आए साल हम खरीदते हैं। तो ये तंत्र जो है कितना घातक है। और हम किस लिए इसको डालते हैं? कि उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन अब तो वो भी फेल हो गया। अब उत्पादन वो बढ़ना ही बंद हो गया। अब तो उत्पादन प्राकृतिक वालों का बढ़ रहा है, और मैं इसका प्रमाण हूं आपको दे रहा हूं। अभी मेरे खेत में 1-1.5 महीना पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी गए थे। 4 प्रदेश के गवर्नर्स वहां पे थे, अनेक साइंटिस्ट वहां पे थे। उनको मैंने अपना पूरा खेत दिखाया। आपने मेरे खेत का हड़सिया देखा भी 1.5 महीने पहले का? दिखाना जी उसको थोड़ा। आप प्राकृतिक खेती को देख करके आपको पता लगेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्राकृतिक वाले कितनी बढ़िया भूमि देने जा रहे हैं। वाटर लेवल उनके लिए बचा रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं। कितना बड़ा कल्याण का काम हम करने वाले हैं। तो उन्होंने हमारे खेत देख करके आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या आप इसमें बिल्कुल यूरिया नहीं डालते? पिछले 7-8 साल से
चल गया क्या? इसमें तो नहीं चला, सामने वाले बाहर निकला। अच्छा वो देखो आप, और जो रास्ते ये अभी है हमने 1 महीना पहले चलने की के रिपोर्ट। लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, ये अड़सिया देखो, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब बंद कर दो इसको। इसके लिए ये मेरे खेडूत भाइयों, अभी जो वर्षा हुई है इसी साल की, मैं अपने खेत में, वहाँ जो मैनेजर हमारा खेत देखता उसने बुलाया कि जी एक बार आप आए हैं तो खेत देख लें। तो इतनी बारिश हुई कि खेत में 2-2 फीट पानी खड़ा। यहाँ भी आपने देखा अगस्त में पहली बारिश ऐसी यहाँ भी हुई थी। अब बारिश वो नहीं होती जो रिमझिम होती थी, अब तो एकदम पानी गिरता है या सूखा पड़ता है। तो उसमें जो रास्ते हमने खेत में बना रखे चलने के लिए, तो मैं उसमें जाने के लिए बढ़ा तो ये हड़सिया रास्ते में रास्ता रोक के खड़ा हो गया। आपने देखा ना हड़सिया, जिंदगी में देखा इतना हड़सिया। ये आप यूं सोचते होंगे जैसे पकड़ के इकट्ठा कर रखा हो, लेकिन ये इतना देख करके मेरे को भी पहली बार आश्चर्य हुआ कि इतना हड़सिया हो सकता है। तो मैंने अपने एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बलजीत सारन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, उनसे मैंने ये चित्र दिखा करके बात की कि ये कैसे संभव इतना हड़सिया। तो फिर उन्होंने मेरे को एक साइंटिस्ट का नंबर दिया, नाम बताया कि वो केवल हड़सिया पे ही काम करते हैं साइंटिस्ट, आप उनसे बात करो। जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो खेती आप करते हैं प्राकृतिक खेती, जिसमें यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं पड़ता, यदि सही अर्थों में जहर मुक्त धरती हो जाती है तो ये जो हड़सिया आपका है ये उसका प्रबल प्रमाण है। और उन्होंने मेरे को नई बात बताई कि 1 एकड़ में 10 से 20 लाख तक हड़सिया हो सकता है। और इस हड़सिए में इतनी क्षमता है कि ये एक ही रात में आपके खेत से दूसरे खेत में भी शिफ्ट हो सकता है। ऐसी उन्होंने इसका विज्ञान बताया। अब ये इतना हड़सिया जो है, इसका शरीर प्रोटीन का है। जब ये मरता है ना, तो धरती में जितने पोषक तत्व की पौधे को जरूरत है सारी ही से पूर्ति हो जाती है। ये तो ये काम करता है। और अपने जीवन में ये लगभग 50,000 अंडे देता है, नर और मादा एक ही शरीर में हिस्से में। ये जितना बढ़ेगा उतनी धरती आपकी सोना बनेगी, एक बात। और इस जितना जरूरी ये है, इससे भी महत्वपूर्ण हजारों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो आंख से नहीं दिखाई देते,
लेकिन धरती में जितने बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तरह तरह के, वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करते हैं। साहब ने अभी एक बात बताई कि जो ये आजकल मॉडर्न साइंस है और वैज्ञानिक हैं, वो पता क्या बोलते हैं हमें यूं बताओ आप नाइट्रोजन पूर्ति कैसे करोगे, बता रहे थे ना, पोटास कैसे पूरी करोगे, फास्फोरस कैसे पूरी करोगे, जिंक कैसे पूरी करोगे, मैग्नीशियम कहाँ से लाओगे, कॉपर इसमें कहाँ से लाओगे, आयरन कहाँ से आएगा, यही बोलते हैं कि नहीं। और अब क्या करते हैं, इन हर चीज के लिए किसान जेब में पैसे डालता है, बाजार में जाएगा, कोई पोटास खरीद रहा है, कोई फास्फोरस की खरीद रहा है, कोई जिंक खरीद रहा है, फिर इसमें डालते हैं। जितनी आमदनी वो इन दुकानदारों को दे आते हो जाके। ये हाल आपका है। अब हमारी पद्धति में कहां से आएगा ये, मैं फिर बोलता हूं, जंगल में कहां से आया है? वही पद्धति प्राकृतिक खेती करने से हमारे खेत में आएगी। और सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, ये जो गौ माता है ना, आप तो मास्टर बन चुके हैं इसके, गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। और जब हम जीवामृत में उनको खिलाते हैं बेसन और मीठा गुड़ और मिट्टी, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर बलजीत सारन पिछले 7 साल से इसी पर रिसर्च करते हैं। वो नई नई बातों हमें बताते हैं। और उन्होंने बताया कि इस जीवामृत में 300 करोड़ 1 ग्राम गोबर में तुम तो 10 किलो गोबर डालते हैं, तो 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 200 लीटर पानी में हो गए। और उन्होंने बताया जब उनको जीवामृत के उन जीवाणुओं में मतलब ये जो गुड़ डालते हैं बेसन, तो प्रति 20 मिनट में ये डबल होते हैं। ध्यान करो, हर 20 मिनट में वो जीवाणु डबल होते हैं और 72 घंटे तक होते हैं, फिर वो रुकते हैं, फिर मरना शुरू होते हैं। तो जब ये मिट्टी में हम खेत में डालते हैं स्प्रिंकल से या पानी के द्वारा, तो धरती में भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनमें जाके मेलवन का काम, कल्चर का काम करते हैं। और हजारों तरह के अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु और ये हड़सिया मित्र कीट, वो साइंटिस्ट ने मेरे को बताया कि हमारी मिट्टी में सारे तत्व भगवान ने दिए हैं। वहाँ जिंक भी है, पोटास भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम है, कॉपर भी है, सब है। लेकिन वो सारे तत्व जड़वत हैं, वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो गौ माता के पेट से जीवामृत, घन जीवामृत से तैयार हुए हैं, ये उन तत्वों को खाके, भोजन को पकाकर पौधे की जड़ को देते हैं। और रिसर्च उन्होंने की, ये जो हड़सिया है ना, अर्थवर्म, ये जो मिट्टी खाके अपने पेट से निकालता है, आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा इसमें फास्फोरस है, 9 गुना ज्यादा नहीं, 6 गुना ज्यादा इसमें नाइट्रोजन है, और 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, और 11 गुना ज्यादा पोटास है। आप देखिए, अब आप 6 गुना ज्यादा आपकी मिट्टी से, केचुए के पेट से निकली मिट्टी में नाइट्रोजन, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस, 13 गुना ज्यादा पोटास, 11 गुना ज्यादा। और ये शरीर जब मरता है तो जो 40 प्रकार के तत्व बताए जिनसे हमारा शरीर कितनों से बनता है, वो सारा मिट्टी में मिलके पौधों के लिए भोजन का काम करता है। कितनी बड़ी साइंस है ये। हम इसको क्या कर रहे हैं? मारने का काम कर रहे हैं। जो हमें जीवन देते हैं, मिट्टी को, हमारी को उपजाऊ बनाते हैं,
हम पैसे खर्च के उनके मारने के प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं और पैसे लेके लगे हुए हैं, है ना। आप सब एक हड़सिया को पकड़ के यहां रखो और उसके ऊपर यूरिया डालो, मरेगा या बचेगा? क्यों साहब? और उस पर गाय का गोबर डालो तो जिएगा और परिवार बढ़ाएगा। हम कितना विरोधाभास में चल रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी धरती को उपजाऊ बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, उनको हम बाहर 2 लाख करोड़ रुपया देकर खरीदते हैं, मारते हैं और जहर वाली धरती से उत्पादन जहरीला बना के लोगों को कैंसर बीमारी और फिर अस्पताल में इलाज का काम चलाते हैं। यही प्रोजेक्ट है कि नहीं सारे देश में? अब इससे मुक्ति का रास्ता, आज की ये बैठक यूं ही बुलाई थी कि माननीय विजय कुमार जी का बहुत 8 साल का लंबा अनुभव है, दुनिया के अनेक साइंटिस्ट से संपर्क हैं, दुनिया के 29 देश 29 इनके संपर्क में जो इनकी खेती देखने के लिए आते हैं और एक पूरी दुनिया में प्राकृतिक खेती क्रांति के रूप में आगे बढ़ रही है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि इस बैठक के बाद भोजन की व्यवस्था रहेगी, उसके बाद भी आप महानुभावों की एक बैठक हमारे अधिकारी लेने वाले हैं, सूचना होगी ना, तो आपने आज उसमें बैठना है और हम अगली योजना बनाएंगे कि इस ईश्वरीय काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं एक नम्र निवेदन आपसे करूंगा कि अभी हमने एक मॉडल दिया था कि 2 लोग, एक खेडूत और एक आत्मा का कर्मचारी, मास्टर ट्रेनर बन करके 10-10 गांव के अंदर इसका प्रचार करेंगे प्राकृतिक का। लेकिन उस एक वातावरण तो हम बहुत बड़ा खड़ा कर पाए। अब प्राकृतिक खेती ऐसी नहीं रही जो गुजरात का कोई आदमी ना समझता जानता हो, लेकिन अब हमने इसके मॉडल खड़ा करने की जरूरत है। तो माननीय विजय कुमार जी का जो मॉडल है, हम उसको वैसा ही अडॉप्ट करके अपने भी मिशन को चलाए रखेंगे और उन वाले को भी साथ में जोड़ेंगे। उनका तरीका है कि हम एक गांव में एक खेडूत किसान, ऐसा जिसने अपने खेत में प्राकृतिक खेती का मॉडल बना दिया है, पंचस्तरीय, ऐसा मॉडल जो दर्शनीय है लोगों के देखने के लिए, उसी खेडूत को हम मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, उसी खेडूत को जिस पे अपना मॉडल है। अब दिक्कत क्या है, घर में खेती नहीं, दूसरों को खेती करने का भाषण देंगे, कौन मानेगा? है जी, उसका कोई फायदा नहीं। और हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरे जो हैं लोग जो हमें खेती सिखाते हैं, वो घर में एक तिनका भी नहीं पैदा करते। तो संकट इस बात का है, आपने जो एक नई सोच दी है कि हम कृषि वैज्ञानिक खेडूत को बनाना चाहते हैं, तो वो मिशन भी ज्यों का त्यों हम प्रदेश में चालू करेंगे। उसको भी हमें बहुत खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिनके सहयोग से हम प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय हलोल में स्थापित हो चुका है और उसमें रात दिन काम चल रहा है। माननीय टिम्बड़िया जी हमारे बीच में वाइस चांसलर के रूप में बैठे हैं। अब हम आंध्र प्रदेश और गुजरात मिलके उस यूनिवर्सिटी में नए नए प्राकृतिक खेती के शोध करेंगे, उस पर रिसर्च होंगी और उसमें प्राकृतिक खेती का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। वहाँ से जो साइंटिस्ट हमारे प्राकृतिक खेती के निकलेंगे, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। वो इस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। और उसी में जो आपने एक मॉडल दिया है
साइंटिस्ट किसान बनाने का, इस पर भी हम इसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब हमारा मिशन होगा कि पूरे देश में, अब माननीय विजय कुमार जी हमारे बीच में बैठे हैं, अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन अच्छाई करने में कंपटीशन में भी आना चाहिए, है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? अब हमारी और इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम अपने प्रदेश को नंबर 1 पे प्राकृतिक बनाते हैं या ये बनाते हैं। ठीक है, ये चैलेंज स्वीकार है कि नहीं? जो स्वीकार करते हैं हाथ खड़ा करें। वाह वाह वाह, हमारी ताकत को प्रणाम, बहुत अच्छा। नेतृत्व इन्हीं का लेंगे। कोई गुरुजी है अपने शिष्यों को अपने से ऊपर ही देखना चाहता है, पीछे नहीं देखता, ये हमारी संस्कृति है। तो अब हमने इस मिशन को आपस में, इस ईश्वरीय कार्य को एक दूसरे का साथी बन करके बहुत तेजी से आगे बढ़ाना। तो आप में मैंने हाथ खड़े करवाए थे ऐसे खेडूत के जो मॉडल अपने खेत में बना चुके हैं। आप दोबारा फिर एक बार हाथ खड़ा करें जो बना चुके हैं। धन्यवाद, बड़ी अच्छी संख्या हमारी। अब ये जो खेडूत हैं जो मॉडल बना चुके हैं, इनकी एक कार्यशाला हम, पूज्य स्वामी जी बैठे हैं कैवल्य जी, इनके देख रेख में 3 दिन 2 दिन हम फिर बैठने वाले हैं। और नई नई जो इस पे रिसर्च आई हैं और किस ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम 2 दिन के लिए स्वामी जी के नेतृत्व में बैठेंगे और मास्टर ट्रेनर बना करके उन लोगों को एक एक गांव सौंपना है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था हमारे लिए कि एक भी पंचायत ऐसी ना बचे जिसमें कम से कम 75 किसान प्राकृतिक खेती के ना हो। तो ऐसे मॉडल हम बना चुके हैं, लेकिन उन किसानों के मॉडल खड़े कराना अब हमारा एक काम है। अब बहुत समय हो गया है, अब हमारी स्पीड यूरिया जितनी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यूरिया ने जैसे 13 गुनी स्पीड पकड़ी ना, 30 किलो से 130 किलो पे गया। अब उसी स्पीड से हमने उसको पीछे हटाना है और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना। इस मिशन पे हमने चलना है। तो आप एक दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि इससे उत्पादन घटेगा। ये जैविक खेती नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, उसमें उत्पादन घटता है, मैंने भी वो खेती की है। लेकिन प्राकृतिक खेती में पहले ही साल पूरा मिलेगा और उसके बाद हर साल बढ़ेगा। और इसका प्रमाण बहुत मुझे प्रसन्नता हुई। अभी इस समय मेरे खेत में, कुरुक्षेत्र में, जो धान का खेत है, चावल का खेत, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही, कटाई चल रही है। और डेली मेरे को शाम को रिपोर्ट आती है कि आज कितने धान मशीन ने काटे और कितना उत्पादन हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष मेरा धान 120 एकड़ में था और लगभग 110-20 एकड़ में अब है। पिछले वर्ष मेरा एवरेज 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ था मोटा धान। कितना? 32 क्विंटल पिछले साल। और इस साल मेरा धान 38 क्विंटल प्रति एकड़ हो रहा है। अब ये रिपोर्ट आई। अब जब इतना उत्पादन हुआ तो मैंने डॉक्टर हरिओम, जो साइंटिस्ट हमारे वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हमारा अपना है उसमें, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये प्रमाण माना नहीं जाएगा आपका, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तो जो रिपोर्ट देती मान्य हमारी नहीं है। तो क्या करें? मैं कहा एक काम करो आप, जो रासायनिक खेती करने वाले किसान हैं
आपके इलाके में प्रबुद्ध किसान जिनको सरकारें सम्मानित भी कर चुकी हैं, ऐसे 5-6 खेडूत को, किसान को इकट्ठा करो और अपने खेत को फीता लेकर के नापो 1 एकड़ को उनके सामने, और उन्हीं के सामने हार्वेस्टिंग करो, उन्हीं को ले जाके तुलाई करो और फिर उनसे पूछो कितना पैदा हुआ। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। 5 खेडूत जो रासायनिक खेती करते हैं और जो अपने इलाके के सबसे प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनको फोन करके बुलाया, खेत में लेके गए, जो प्रक्रिया मैंने बताई सारी की। अब वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तो, उनका धान तो हुआ है 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़, और खर्चा कितना हुआ 14 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ रासायनिक में, और पानी कितना यूज किया 100%। खर्चा हुआ 14 से 15 हजार, उत्पादन हुआ 28 से 30 क्विंटल, और मेरा खर्चा आया 2000 रुपये। उसमें जीवामृत का छिड़काव देना, जो भी काम करना था उसके लेबर का। मेरा खर्चा 2000, उनका 15,000, उनका पानी 100%, मेरा पानी 50%। उनका उत्पादन 30 क्विंटल, मेरा उत्पादन 38 क्विंटल। अब बताओ लाभ किसमें है भाई लोगों? आप ईमानदारी से खेती करते हैं तो इसमें उत्पादन नहीं घटता। और आश्चर्य क्या हुआ जो सबसे बड़ा, वो सुनो ध्यान से। अब की बार मेरे खेत में एक बार ही जीवामृत दिया गया, एक बार पानी में दिया, दोबारा नहीं दिया गया। क्यों? इतनी ताकतवर मेरी धरती बन गई, यदि मैं दोबारा देता तो धान इतना बढ़ता कि वो गिर जाता। ये हाल है। आप मेरा गन्ना, शेरडी बोलते ना, पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी थे, कृषि मंत्री जी थे, हमारे और अधिकारी थे, 18 फीट फीते से नपवाया था हमने, इतना लंबाई का गन्ना था। अब भी वैसा ही है, हर तरह की खेती उसमें ऐसी है। ये जो हम अब कहते हैं ना इतना घन जीवामृत डालो, कितना 10 क्विंटल 8 क्विंटल, मैंने पुस्तक में भी लिखा ये। और वो पहले साल करो आप, क्योंकि आपने यदि पहले साल उपलब्धि नहीं मिली तो आपका मन टूटेगा। ये सब कुछ करने की 3 साल के बाद जरूरत नहीं है। उसके बाद ना जीवामृत की जरूरत पड़ेगी, न घनजीवामृत की पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब सूक्ष्म जीवाणु हड़सिया अपने आप ही खेत को संभाल लेगा, आपकी ड्यूटी मेरी नहीं बचेगी। ये तो हमने बर्बाद कर दिया। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, सारा दिन इस काम पर लगे रहते हैं, सारी धरती को बंजर बना दिया, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, पर्यावरण में सांस लेने का नहीं बचा, पानी पीने का नहीं बचा, गौ माता धक्के खाती फिरती है, लोग अस्पतालों में कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक। अभी 4-5 दिन पहले ही जूनागढ़ में स्प्रे करते मर गए कि नहीं 2 बेचारे, आया ना। अपने आए दिन, वो तो पी भी नहीं थी, खाई भी नहीं थी, स्प्रे कर रहे थे, उसी से मर गए। हम तो लोगों को जहर खेत में डालकर खिलाने का काम कर रहे हैं। कितना पुण्य कर रहे हैं हम, कितना पुण्य। अब आएंगे नवरात्रे, मंदिरों में घंटियां बजेंगी, सारा दिन लोगों को मारा, प्राणियों की हत्या की, फिर घंटी बजाओगे तो भगवान सुनेगा क्या हमारी? क्यों भाई लोगों? मैं एक बात कहता हूं, समाप्त करता हूं अपनी बात को, ध्यान से सुनना। एक मां की गोद में उसका छोटा सा बालक है। एक आदमी आया और उसने उस मां के सामने उस बच्चे को गेंद दी खेलने के लिए, खाने के लिए कुछ मिष्ठान्न दिया, और उस बच्चे से प्यार करके उस बच्चे को हंसाया।
ये सारा काम जब कर रहा है तो उसकी मां को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो, हैं? अच्छा लगेगा कि नहीं? अब एक दूसरे सज्जन आए, उसने आके उस बच्चे की मां के सामने उसकी गेंद छीन ली और जो खाने का सामान था वो भी छीन लिया और उस बच्चे को 2 लगाए थप्पड़। अब उसकी मां को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? तो अब ध्यान करना, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं इस क्लास में, अब आगे ध्यान करना। मैंने वेदों को पढ़ा है, वहां लिखा है त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवित है अधाते सुमनमीमय। कि वो भगवान पता कैसा है? वो हमारी इन माताओं की भी माता है और इन पिताओं का भी पिता है। वो हम सबके नाम, स्थान, जन्म और कर्मों को जानता है। एक एक का हिसाब किताब वो करता, उसमें धोखा नहीं है। जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी विशाल सृष्टि बनाई है, हमने बनाई या भगवान ने बनाई? ये धरती पे इतनी प्रजा प्राणी है, परमात्मा की प्रजा है कि नहीं? ये जैसे उस मां के बच्चा उसकी प्रजा है, ऐसे ही धरती पे जितने प्राणी हैं ये सब परमात्मा की संतान है कि नहीं है? तो परमात्मा की संतान को जो सुख देगा तो भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे? और उसकी संतान को जो दुख देगा तो घंटी बजाने से खुश हो जाएगा? बोलो, ये साइंस समझ में आई कि नहीं? ये भी साइंस है। हम यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, जहर डाल डाल करके असंख्य प्राणियों को मार दिया। जिन्हें हमें जीवन नहीं दिया, उनका जीवन लेने का अधिकार हमें कहां से मिल गया? ये जो अपराध हम द्वारा हो रहा है, इसका फल भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इसका परिणाम तो आ गए। कितने लोग, डॉक्टर लोग बता रहे, पिछले इन 2 साल में 3 गुना कैंसर रोगी बढ़ गए। हमारे प्रदेश में आए दिन अखबार में पढ़ो, 10वीं 12वीं क्लास के 18-20 बच्चे चलते चलते गिर पड़े, हार्ट अटैक हो रहे कि नहीं? अखबार पढ़ते हो ना? ये सब कुछ कहां से है? ये स्लो पॉइजन फल में, साग में, सब्जी में, भाजी में, अन्न में, दूध में, पानी में, सब हमारे अंदर जा रहा है। तो इस पाप से मुक्ति पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए? तो इस पाप से मुक्ति का रास्ता ईश्वरीय कार्य और ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग देना ही ईश्वर की पूजा है। पूज सेवायाम धातु है एक संस्कृत में। पूजा का मतलब ये नहीं होता तिलक लगाए और आरती उतारी होगी पूजा। पूज सेवायाम यानी कि अपने अच्छे कर्मों के द्वारा लोगों की सेवा करना ही पूजा है। ईश्वर की पूजा क्या है? ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग करना। उसने सुंदर झील बनाई, पानी, सुंदर पर्वत बनाए, सुंदर समुद्र बनाए, ये प्रकृति बनाई। उस प्रकृति को ना बिगाड़ना, भगवान ने जैसे विश्व के कल्याण के लिए दी, उसको कल्याणकारी बनाए रखने में सहयोग करना ही ईश्वर की पूजा है। और इससे विपरीत पूजा नहीं, ढोंग है। हम सब शपथ लें कि हम सही अर्थों में परमात्मा के जो गुण हैं, सत चित आनंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, पवित्र, ये हैं ईश्वरीय गुण। और वो परमात्मा प्रसन्न किन से होते हैं? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। वेद में क्या लिखा है? भगवान से एक भक्त प्रार्थना करता और क्या कहता? भगवान
मैं तेरे को पाना चाहता हूं, कहां मिलेगा? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहां मिलेगा? तो भगवान उत्तर देते हैं, भाई ये तो सारी चीजें तूने बना रखी हैं, ये जो नाम गिना ये तो तुमने बनाए हैं, मेरे को इनमें रहने की जरूरत नहीं, मैं तो सर्वव्यापक हूं, कण कण के अंदर हूं। और मैं मिलता किन को हूं? जो दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को दूसरे में देखता है, उसका सुख दुख मेरा और मेरा सुख दुख उसका। जब मानव की स्थिति पैदा हो जाती है तो भगवान हमारे बीच की दीवार ढह जाती है। ये है ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग। और ये जो प्राकृतिक खेती है ना, ये विशुद्ध ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम तरीका। इससे पर्यावरण भी बचेगा, धरती माँ भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा, पानी भी बचेगा और देश का धन भी बचेगा। तो इस मिशन पे आप सब आदरणीयों से मेरा निवेदन है, नम्रता पूर्वक, अब मिशनरी बन करके हमने काम करना है और निस्वार्थ भाव से। जैसे ये साधु संत लोग घर त्याग करके परोपकार के लिए निकल पड़ते हैं, इस खेती को करने से हम बहुत बड़ा ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग करेंगे। परमात्मा स्वतः प्रसन्न होंगे और हमारी आत्मा को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय A.K. राकेश जी और हमारे जितने अधिकारी हैं, आप जितने बंधु आए हैं, विजय कुमार जी, सबको मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस आशा के साथ कि हम मिलकर परिवार की तरह इस मिशन को एक जन आंदोलन बनाकर गुजरात से पूरे विश्व को संदेश देंगे कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटो। धन्यवाद।